2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031310. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। हाथरस की पीड़ित बिटिया के परिवार से मिलकर वापस लौट रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर फेंकी काली स्याही। मामले में पार्टी ने प्रेस वार्ता कर बोला योगी सरकार पर जमकर हमला। संजय सिंह का कहना, योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता है बेटियों का दर्द। लोन मोरेटोरियम मामले में आम आदमी को जल्द मिल सकती है राहत। आग्रह याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने ब्याज पर ब्याज न लगाए जाने की सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। आगरा शहर में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण। सोमवार को एक बार फिर से 59 नए मामले आए कोरोना संक्रमित सामने। स्टे गाइडों ने ASI कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। ताजमहल में प्रवेश और रोके जाने में दिखे नाराज। लॉकडाउन के चलते पहले ही रोजी रोटी पर छाया है संकट। कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया सरकारी राशन। प्राइवेट कट्टों में भरकर ले जाया जा रहा था चावल और गेहूं। भाटिया पेट्रोल पंप के पास का मामला। RLD और सपा कार्यकर्ताओं पर लिखा गया मुकदमा। सपा डेलीगेशन और RLD उपाध्यक्ष जयंत चौधरी समर्थकों के साथ हाथरस पीड़ित परिवार से पहुंचे थे मिलने। सपा दक्षिण विधानसभा कमेटी की घोषणा। पदाधिकारियों का सम्मान करने के साथ दिए गए मनोनयन पत्र। 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों द्वारा लेन देन को लेकर हत्या की जताई आशंका। मथुरा थाना गोविंद नगर क्षेत्र की ब्रजेश हाइट्स का मामला। सिरसागंज क्षेत्र के विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। विद्युत निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। अराव रोड स्थित बिजली कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन।
तुर्काबाद रोडवेज बस स्टैंड के संविदा पर कार्य कर रहे चालक परिचालकों ने की हड़ताल। समस्याओं को लेकर एएनएम को सौंपा गया ज्ञापन। हाथरस की वाल्मीकि बिटिया के परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं देने के बाद वापस लौट रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर रास्ते में हमलावर ने काली स्याही फेंक दी, जिसके बाद आगरा के टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को बेटियों का दर्द नहीं दिखाई देता। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दोपहर में दलित वाल्मीकि बिटिया के परिवार से मिलने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर वापसी के समय काली स्याही फेंकी गई और जमकर नारेबाजी की गई। इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिन्होंने जीवन में हमेशा अहिंसा के संकल्प को आगे बढ़ाया, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने सुना और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जातिवादी हिंसा फैला रहा है और भाजपाई नेता कह रहा है कि विपक्ष सांप्रदायिक दंगे करा रहा है। माने जिस पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक इतिहास रहा है सांप्रदायिक दंगे कराने का, नफरत फैलाने का, जिस योगी आदित्यनाथ का नंगा नाच जातिवाद फैलाने का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कह रहा है कि विपक्ष जातिवादी हिंसा कराना चाहता है। आगरा के कमला नगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ही उन पर स्याही फेंकी गई है। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को डाकू गब्बर के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को बेटियों का दर्द नहीं दिखाई देता। योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों को भूलकर हमला करवा रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे लोगों पर स्याही फिकवाई जा रही है। यही बात कर रहे हैं। जो सरकार चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, जो सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी होती है, जो सरकार का विधायक सुरेंद्र सिंह कहता है कि उस लड़की को संस्कार सिखाना चाहिए था, और अब भाजपा का सांसद बलात्कारियों से मिलने के लिए जेल में जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय कैसे मिलेगा। पूरे देश की मीडिया तो लग गई, सारे पार्टियों के नेता तो आ गए, सबने तो डिमांड उठाई, जनता भी सड़कों पर आई। बावजूद इसके योगी की अहंकारी सत्ता लोगों के दर्द और उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में इंक्वायरी हो। योगी से प्रदेश की सत्ता संभल नहीं रही है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हाथरस की वाल्मीकि बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी, चाहे सरकारें कितना भी हमला क्यों न करवाएं। आयोजित इस प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी ने योगी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ को गब्बर डाकू करार दिया। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं, इसलिए इनकी बातों को ज्यादा ध्यान मत दीजिए और गंभीरता से मत लीजिए। ये लोग हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग दरिंदों का साथ देने वाले लोग हैं। इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा, चाहे सरकार कितना भी हमला करवाती रहे और चाहे कितनी भी स्याही फिकवाती रहे। बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज 6 महीने के लिए नहीं लिया जाएगा, खासकर जब आपकी सेविंग नहीं है और लोन बहुत साल पहले लिया गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर की अगली तारीख दी है। केंद्र सरकार की तरफ से लोन लेने वाले रिटेल कर्जदारों व छोटे व मध्यम उद्योगों को मिली बड़ी राहत। बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। हालांकि सरकार ने यह राहत सिर्फ 2 करोड़ रुपए कर्ज पर ही दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन पर लागू चक्रवर्ती ब्याज को माफ किया जाएगा।
इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, यही केवल एक समाधान है। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप कैसे ये राहत देंगे, ये सभी लिखित में दें। अभी 3 दिन पहले माननीय रिजर्व बैंक द्वारा एक एफिडेविट दिया गया था भारत सरकार द्वारा कि हम 2 करोड़ तक के जितने भी लोन की ब्याज पर ब्याज है उसको हमने माफ़ कर दिया है। और एक एफिडेविट के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। आज 5 तारीख थी। एफिडेविट जब माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा देखा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से कोई भी हम पूरा समय दे चुके हैं, पूरा समय दिया जा चुका है और अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि आगे हम कोई समय दें। तो अच्छा यह है कि जो एफिडेविट दिया है, लेकिन एफिडेविट से पहले कई आयोग और समिति उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीशों के द्वारा की बनाई गई थी, जिसने जो अपनी आयोग और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखी गई। और उसी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये कहा कि हम अब जो भी चीज़ लेंगे या आप जो भी चीज़ दें उसे रिटन में दें, लिखित में दें, क्योंकि ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, इसीलिए हमें हर चीज़ रिटन में चाहिए। और रिटन का मतलब ये था कि राहत कैसी होगी। आपने कह दिया कि 2 करोड़ तक की उनको राहत दे रहे हैं, लेकिन वो कागज़ पे तो कहीं थी नहीं, वो केवल एफिडेविट के रूप में थी। तो सुप्रीम कोर्ट आप कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको, कैसे लोगों को कैसे पता लगेगा कि मेरी ब्याज माफ़ हो गई है, ऐसे मुझे देनी है, कैसे इसका क्या निर्धारण होगा। तो एक प्लानिंग होती है, एक कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए एक प्लान किया जाता है कि हमारा प्लान कैसा होगा, हम कैसे क्या करेंगे। आम आदमी भी आस लगाए हुए बैठा है। आज करोड़ों लोग इस उम्मीद में थे कि आज 5 तारीख है, आज हमारा आखिरी डिसीजन होगा और हमारी एक डिसाइड होगी कि हम कैसे, दिशा क्या होगी, हमारी दशा क्या होगी। लेकिन दिशा और दशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब आखिरी बार 13 तारीख दे रहे हैं, 13 अक्टूबर में आप सारी चीज़ें, प्लानिंग क्या होगी, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आप क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमारे सामने रखें और 13 तारीख में हम बिल्कुल डिसाइड करेंगे। अब कोई अगली तारीख नहीं दी जाएगी। कोरोना संकट काल की वजह से मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद थे। बहुत से लोग लोन की ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं थे, जिसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर बैंकों से ईएमआई नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर थी। ये अतिरिक्त शुल्क लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बोझ बन रहा था। केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस राहत का मतलब ये हुआ कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देना होगा। देखिए, बात ये थी कि कई सेक्टरों ने अपनी याचिकाएं रखी और कई सेक्टरों ने, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हर आदमी ये सोचता है कि ज्योतिषी के रूप में जन्मपत्री से सरकार हमारी ये निकाले, हमारी समस्या ये है। तो ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार समस्या हल करेगी जब उसे पता हो। हमारी जितनी फेडरेशन जो इंडिया लेवल पे हैं, या जो व्यापार मंडल हैं, या नेशनल चैम्बर्स, या जो ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं, वो लोग इस समय बिल्कुल निष्क्रिय हैं। वो लोग केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हैं। वो कोई भी जनता की समस्या को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अधिकारी तक नहीं पहुंचने देते। केवल वो अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने संबंधों की बात करते हैं, केवल अपने संबंधों के लिए उनको बैठते हैं। कभी आम आदमी की समस्या को लेकर कोई फेडरेशन, कोई संगठन आज तक नहीं किया। आज जो हमें करना पड़ा, इन संगठनों की निष्क्रियता की वजह से आज हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हमने सरकार से कहा कि साहब, आम आदमी, करोड़ों आदमी इससे प्रभावित है। सरकार ने उसे सुना और मुझे उम्मीद है कि 13 अक्टूबर में सरकार इस पर उचित और सही फैसला लेके रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट आएगी और सभी की समस्या का निदान होगा।
रिजर्व बैंक ने कोरोना के चलते बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ग्राहकों को 6 महीने का मोरेटोरियम दिया था, जिसकी एवज में इस कंपनी ने मूल राशि के साथ ब्याज पर ब्याज लगाता था। इस तरह कर्जदारों की देनदारी काफी अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि ब्याज पर ब्याज ही दर काफी अधिक था। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 13 अक्टूबर की दी है। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान आगरा आए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से मीडिया ने अपने कई सवाल दागे। हाथरस मुद्दे से लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं भी गिना रहे थे। इसी दौरान संजीव बालियान कई विवादित मुद्दों पर भी बोल उठे। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान आगरा आए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से मीडिया ने अपने कई सवाल दागे। हाथरस मुद्दे से लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं भी गिना रहे थे। इसी दौरान संजीव बालियान कई विवादित मुद्दों पर भी बोल उठे। दरअसल आपको बताते चले कि आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के घर पहुंचे संजीव बालियान प्रेस से मुखातिब हुए। अपने ही बयान में संजीव बालियान ने उस आईपीएस की सिफारिश कर दी जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच गठित कर रखी है। यानी संजीव बालियान ने खुले मंच से खुले तौर पर कहा कि आईपीएस अजय पाल शर्मा का मैं मुरीद हूं। देखिए, आपने जयपाल शर्मा की बात की, व्यक्तिगत लेवल पर मैं उसका मुरीद हूं। उसने शामली में कानून व्यवस्था को ठीक करने में उसका योगदान रहा है। क्योंकि मेरा शामली पड़ोस का जिला, इसलिए मैं जानता हूं। उसके बाद जो जांच है उस पर मैं नहीं कह सकता, कोई ना कोई बात होगी जब सरकार ने जांच शुरू की। और अगर आप हाथरस की बात करें तो ये मैं कह सकता हूं, अगर अच्छी तरह से हैंडल हुआ तो सस्पेंड की आवश्यकता न पड़ती। इससे बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल किया। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई राजकुमार चाहर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बनाया गया है। और मेरे लिए तो बड़ा पद इसलिए भी है कि मैं किसान और किसान की राजनीति करता हूं। तो मेरे लिए तो हो सकता है किसी और की नजरों में अलग तरह का पद हो, मेरे लिए इससे बड़ा पद कोई नहीं है। और शायद आगरा में पहली बार इतना बड़ा पद मिला होगा। अध्यक्ष जी, आगरा जनपद को भी बधाई, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व को बधाई कि जिम्मेदारी उन्हें राजकुमार चाहर जी को सौंपी। और मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। चाहर जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किसान की आवाज सरकार में और पार्टी में ऊपर स्तर तक सुनाई देगी। किसानों की लड़ाई पार्टी में रहते हुए राजकुमार चाहर जी लड़ने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है, पहले से संघर्षशील नेता रहे हैं और कि इनके नेतृत्व में, क्योंकि मैं किसान नेता हूं, किसान राजनीति करता हूं, तो मेरे नेता राजकुमार चाहर जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। इनके नेतृत्व में किसान हित में जो भी बेहतर कार्य हो सके वो करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने जब हाथरस प्रकरण पर बात की गई तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हाथरस मामले पर प्रदेश के अंदर जातीय तनाव और जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश रची जा रही है। मैं पीड़ित परिवार के साथ भी मेरी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। वो बेटी हमारी बेटी है, वो गलत है। बेटी है, पूरी सहानुभूति, पूरी से न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये भी है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सबकी मांग है। नार्को टेस्ट होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टेस्ट से किसी को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसके भी पक्ष में हूं कि दोषियों को ही सजा मिले, निर्दोष को भी सजा। कांड पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने माना कि हाथरस पुलिस फेल हुई है। यही वजह है कि हाथरस पूरे उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। हाथरस की पीड़िता को अपनी बेटी मानते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि वह किसी एक समाज की, एक परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि पूरे देश और पूरे समाज की बेटी है। ऐसे में विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जातिगत मुद्दों में उलझाया जा रहा है। अगर जिस लड़की के साथ गलत हुआ है वो सब समाज की बेटी है, वो हमारी भी बहन है। हर बात को जाति में नहीं लाया जाना चाहिए। अगर विवाद है तो हमारा भी इतनी भावनाएं उसके साथ खड़ी है जितनी और समाज की खड़ी हैं। इसमें जाति का मतलब बीच में कहीं नहीं आना चाहिए। राजनीति अपने उसूलों पर करनी चाहिए। कहीं गलत हुआ, ठीक हुआ, दूसरे दलों को भी अधिकार है। क्योंकि हमने संघर्ष किया है तो मैं कहता हूं सभी राजनीतिक दलों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जाति पर बात नहीं लाई जानी चाहिए। हाथरस और मुद्दे पर बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान कृषि बिल पर भी खुलकर बोल रहे थे। केंद्र सरकार की पूर्ण वकालत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कृषि बिल को किसानों के हित में लाभकारी बताया। और पार्टी के नेताओं ने भी लोकसभा में बार बार कहा कि नहीं भाई, ये पीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, किसान को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। आजादी के इतने साल बाद तक सब कहते रहे, किसी ने किसान को आजाद नहीं किया। आज किसान आजाद हुआ है, शुरुआत हुई है, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है। अगर ये परिवर्तन ना करते तो फंड कहाँ लगेगा, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएंगी, कहाँ बड़े बड़े सिस्टम डेवलप होंगे कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
तो मेरी नज़रों में ये किसान हित में है बिल और इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। किसान तक ये बात जानी चाहिए कि किसान के हित के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। एमएसपी जारी रहेगी, कोई एमएसपी खत्म नहीं कर सकता। फूड सिक्योरिटी के नाम पे गेहूं और उसकी खरीद होती है, बल्कि इस सरकार ने तो दलहन और तिलहन की खरीद, जो कभी पहले नहीं हुई, वो मोदी की सरकार में शुरू हुई है। पहले क्यों नहीं शुरू की? हमने तो और बढ़ाया है, हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी, हमने तो और बढ़ाया है किसानों के हित में काम। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रकरण गरमाया हुआ है, तो वहीं हाथरस की पुलिस की थू-थू पूरे प्रदेश में हो रही है और हर कोई हाथरस प्रकरण में हाथरस पुलिस को फेल बता रहा है। आगरा के माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय के बाद स्टेट गाइडों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन स्टे गाइडों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे आदेश होने के बावजूद उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। स्टे गाइडों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से ज्यादा समय तक ताजमहल के बंद होने के चलते पहले से ही उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा है। उनका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। ऐसे में अब उन्हें एक बार फिर से ताजमहल खुलने के बाद वहां न तो प्रवेश दिया जा रहा है और न ही काम करने दिया जा रहा है। आगरा के माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय के बाहर स्टे गाइडों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन स्टे गाइडों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे आदेश होने के बावजूद उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। स्टे गाइडों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से ज्यादा समय तक ताजमहल के बंद होने के चलते पहले से ही उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है। ऐसे में उन्हें अब एक बार फिर ताजमहल खुलने के बाद वहां ना तो प्रवेश दिया जा रहा है, ना ही काम करने दिया जा रहा है। किस कारण रोका है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें कारण मालूम पड़े क्यों रोक रहा है। पहली मेन चीज, हम लोग टिकट भी लेके जाते हैं 50 रुपए का, जाके एंट्री करते हैं, फिर हम बिल्डिंग घुमाते हैं टूरिस्ट को। उससे पहले भी हमारे पास स्टे था, वो खारिज हुआ, फिर हमारा 10 का स्टे, 10 से काम कंटिन्यू करते करते अभी तक काम कर रहा है। सब लोगों के यहाँ तक कि बिजनेस, काम, सारी चीजें खुल चुकी हैं, बट हमारा अभी तक काम नहीं खुला। क्यों नहीं खुला अभी तक, ये आंसर हमें नहीं मिला है। तो डिपार्टमेंट से हम पूछना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट हमारा काम क्यों नहीं खुल रही है। 19 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, आज हम लोगों को कोरोना वायरस के चक्कर में हमको ये रोका जा रहा है। हमारे पे न्यायपालिका का ऑर्डर है, 2010 का ऑर्डर है हमारे पे। हमारी पुर के काम करते हुए आ रही है और करते हुए आ रहे हैं हम लोग। सर अब ये हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं सर। तो हम बताइए, यूपीटी ड्यूटी कुछ भी नहीं था, सबसे पहले स्टे गाइड ही थे सर, उसके सिवा और कोई नहीं था सर। आज ये हम लोगों को लपका है, ये कर रहे हैं और हम लोगों को एंट्री दे रहे हैं। हम अपने रोज गड्ढा खोदने वाले हैं, रोज पानी पीने वाले हैं हम लोग सर। हम इससे अपना रोजगार चला रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को, इनको सबको पाल रहे हैं सर। स्टे गाइडों के प्रदर्शन के दौरान एएसआई कार्यालय पर भी ताला लगा दिया गया, जिससे कोई भी गाइड अंदर प्रवेश नहीं कर सके। जब इन स्टे गाइडों ने ज्यादा हंगामा किया तो कुछ एक गाइडों को ही अंदर प्रवेश दिया गया, जिसके बाद इन गाइडों के प्रतिनिधि मंडल में उप अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से पहले की ही तरह ताजमहल में प्रवेश देने की अनुमति मांगी। इस दौरान जब हमने उप अधीक्षक पुरातत्वविद से इस पूरे मामले में जानकारी चाही तो उन्होंने ऑफिशियल बाइट देने से इनकार कर दिया। तो वहीं गाइडों का कहना था कि अगर उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया तो वे इस पूरे मामले में मुखर आंदोलन को बाध्य होंगे। सोमवार को सपा कार्यालय पर दक्षिण विधानसभा कमेटी की घोषणा की गई। इस मौके पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर सम्मान करने के साथ उन्हें मनोनयन पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही इस मौके पर सभी पदाधिकारियों से अपने बूथ और सेक्टर को मजबूत कर अभी से चुनाव तैयारियों में जुट जाने के साथ 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का आह्वान भी किया गया। सिकरवार जी ने बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सभी धर्म जातियों को लेकर बनाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी दक्षिणी विधानसभा की कमेटी के लिए कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत कमेटी सभी धर्म जाति को लेकर बनाने का काम किया। हमारा आगरा आज हमने यही संदेश दिया है अपने सभी पदाधिकारियों को दक्षिणी विधानसभा के कि अपने बूथ को मजबूत करें, अपने बूथ को जीतने का काम करें, लोगों के काम आए, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, जिससे उन लोगों का रुझान आपके समाजवादियों की तरफ हो, अपना बूथ जिताए, आपके कहने से वोट दें, कमेटी दुरुस्त हो, आप जनता के काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे और तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज दक्षिण विधानसभा की कार्यकारिणी हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश चार जी के नेतृत्व में बनी है और सभी जाति और धर्मों का
लेकर संतुलन उन्होंने किया है और पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और आगे 2022 में सब जातियों को लेकर आगे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसी कार्यकारिणी गठित की है। आज महानगर अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आज हमने दक्षिण विधानसभा की कमेटी का आज गठन किया है और इस कमेटी में हमने वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समाज तक हर वर्ग के हर लोगों को जोड़ा है। बूथ स्तर तक सचिव, उपाध्यक्ष, महामंत्री नीरज सिकरवार जी को बनाया गया है और महिलाओं को खासकर तवज्जो दिया गया है इस कमेटी में। और 2022 के लिए हमारी पूरी विधानसभा बूथ से लेकर के ऊपर तक पूरा काम करेगी। अखिलेश यादव जी के निर्देश पे महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार जी की संस्तुति पे आज हमारे विधानसभा के दक्षिण विधानसभा सतीश चाहड़ जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा की कमेटी अपनी जो घोषित की है उसमें सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग, यूथ, हर समाज से वर्ग आके बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी में शामिल हुए हैं और मजबूत तरीके से सबने एक ही संकल्प लिया है कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनाई जाए, जिससे कि गलत नीतियों से आज जो हजारों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उनका बदला लिया जाए और जिससे सरकार चेंज की जाए। यहाँ वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Fare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 999 7349 310 0562 2527 and 4031 310. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की और ताजा खबरों पर। एतमादपुर के गांव टेहू में स्वास्थ्य कर्मियों ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, उनके साथ रैली निकलवाकर लोगों को जागरूक किया। रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला मलेरिया अधिकारी आगरा व चिकित्सा अधीक्षक एतमादपुर के आदेश अनुसार गांव टेहू में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कैंप लगाया गया, जहां मरीजों का परीक्षण कर दवा वितरित की गई, साथ ही रक्त पट्टिका बनाई गई व कोविड-19 के सैंपल लिए गए। साथ ही पूरे गांव में एंटी लार्वा व फॉगिंग भी कराई गई। साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। सभी को बताया गया कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, कूलर का पानी 1 सप्ताह के अंदर बदलें, छत पर पुराने टायर आदि जमा न होने दें, घर के बाहर निकलते समय मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व बेवजह घर से बाहर न निकलें। आज यहाँ रैली के संबंध में लगा ली गई है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज रैली
का शुभारंभ किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। क्षेत्र में हमारे एएनएम द्वारा, आशाओं द्वारा, आशा संगठनियों द्वारा सफल संचालन हेतु कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज रैली का शुभारंभ वहाँ भी किया गया है और सभी जगह रैली के माध्यम द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में बताया गया है। वहाँ मॉबिंग भी कराया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरी कमेटी मीटिंग टीम में राजवीर सिंह चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर विशाल उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी, सचिन गुप्ता एलटी ब्लॉक मलेरिया इंचार्ज, अभितांशु नारायण, राजेश कुमार फार्मासिस्ट मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो वहीं 115 व्यक्तियों को दवा वितरण की गई। अधिकतम मरीज खुजली, गैस, बीपी, शुगर के मिले, जिनमें 35 रक्त पट्टिकाएं भी बनाई गई। आगरा जनपद के थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत गांव सुताहरीपुरा में रविवार देर रात्रि को राशन डीलर के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करके चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सुताहरीपुरा में रविवार देर रात्रि को राशन डीलर के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आगरा जनपद में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, मगर चोर पुलिस को खुली चुनौती दे रही है। ऐसा ही एक मामला थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत रविवार देर रात्रि देखने को मिला। अज्ञात चोरों ने घर की अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखा 20 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, 14,000 रुपए नगद चोरी करके फरार हो गए। सारे जेवर जो है ले गए, जिसमें 20 तोले सोना, 1.5 किलो करीब चांदी और 14,000 रुपए नगद ले गए। सुबह जाकर घटना के मामले में जानकारी हुई। इस मामले में आपने नजदीक थाने में शिकायत की? नजदीकी जो थाने में शिकायत जो है सुबह पुलिस आई 100 नंबर और एसआई थाना बसैया रेला के, उन्होंने जो है जांच करने की जो बात करी और कहा कि आप लोग पता लगाइए, हम सहयोग करेंगे। राशन डीलर द्वारा तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं राशन डीलर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बिचकोली में खेत से बाजरे की करब से भरा ट्रैक्टर निकालने को लेकर दबंगों ने गाली गलौज की। विरोध करने पर किसान को लाठी डंडों से पीटा गया। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बिचकौली में खेत में बाजरे भरा ट्रैक्टर निकालने को लेकर दबंगों ने किसान को लाठी डंडों से जमकर पीटा। किसान को बचाने आई पुत्री से भी जमकर मारपीट की गई, जिसमें पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। थाने पहुंचकर पिता पुत्री ने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें, थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत बिचकौली निवासी किसान रविंद्र सिंह सोमवार को सुबह अपने खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली से बाजरे की करब के गट्ठर लेकर गांव घर आ रहा था। किसान का आरोप है कि घर के पास बाजरे के गट्ठर उतार ही रहा था कि तभी गांव के ही दबंग दर्शन सिंह, रवि, राजेश के साथ आकर गाली गलौज करते हुए खेत में ट्रैक्टर निकालने की मना करने लगे। किसान द्वारा गाली गलौज का विरोध किया गया तो दबंगों ने किसान रविंद्र पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पिता को पिटता हुआ देख पुत्री भावना और पुत्र बचाने पहुंचे। इन पर भी दबंगों ने हमला बोल दिया। इधर से मन निकालो, तो हमने कि आप हमारे में से निकाल के लिए आए हो, तो हम निकाले, रबी खेत है। इतने पे ये गाली गलौज दे उठे। जब गाली गलौज मैंने कही गाली क्यों दे रहे हो, तो इतने मुझे इन पर लाठी डंडा तो डराती थी। तो बस ये सब लोग हमें खंगा या हमने मारपीट करने लगे। तो मेरी बच्ची साथ थी, मतलब तो उस बच्ची के सामने बहुत मारा और उसको काफी चोट है सर। रास्ता को निकलने पर विवाद हुआ, करब ले गया, ट्रैक्टर ना निकलने दिया, ट्रैक्टर नहीं निकलने दिया, इस पर विवाद हुआ। क्या आपने इस मामले की पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस मौके पर पहुंची सर। उन्होंने करब न निकलने दी और उन्होंने रोका, हमने गाड़ी पे मना की। उन्होंने मेरे